क्या हाल समाचार है आप सभी के। सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और यूपीएससी 2022 का पेपर हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने पेपर देखा भी होगा प्रीलिम्स का, और उससे आप एक अनुमान लगाएंगे कि किस तरह का पेपर आया है और किस किस फील्ड से आया है। तो केवल 2022 का ही पेपर नहीं देखना है, बल्कि पिछले 5-6 सालों का पेपर देख करके और फिर एक आइडिया लगाना है कि किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन क्षेत्रों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है जो हर एस्पायरेंट को करना होता है, हर अभ्यर्थी को करना है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर देख करके उन टॉपिक को, उन क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना कि किस क्षेत्र से प्रश्न आ रहा है। तो हम लोग तो 2023 के लिए फोकस हैं और जो इस चर्चा में जो चीज़ें बताई जाएगी, जो टॉपिक बताया जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और अन्य जो पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी काम करेगा। और तो आइए हम चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे एक खबर है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है और जिसका नाम है, उस नेशनल पार्क का नाम है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, इवन कि एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में है, ठीक है। इसमें सीएफआर को मंजूरी दी गई है। सीएफआर हो गया सामुदायिक वन संसाधन, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ का जो वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, उसको उपयोग करने की जो है उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो उपयोग करेंगे, ठीक है। वनवासी निर्णय लेंगे उन वन संसाधन पे और साथ ही साथ उसका उपयोग भी कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है सीएफआर। इसी प्रकार उसी से जुड़ता हुआ उसी का अगला कड़ी देखें तो जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो गांव है नांगूर में, जो दोनों गांव है, जैसे कौन कौन गांव है आपका ये देख लीजिए, एक गुड़िया पदार और नागलसर गांव, इन दो गांव के लोगों को सीएफआर की मान्यता दी गई है, यानी वहाँ का जो वन संसाधन है उसका उपयोग कर सकेंगे वो। तो इन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दोनों गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की थी और सीएफआर से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट है, वो सौंपे थे, ठीक है। यानी आपको वहाँ के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, वनवासी हैं, और उनके सीएफआर प्रबंधन के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध धन तक पहुँच और उपयोग के साथ निर्णय लेने और वन शासन पर अधिकार प्रदान किया गया है। वन शासन यानी वहाँ का शासन भी वो देखेंगे, जो लोकल
शासन है, और CFR यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग भी करेंगे। और उड़ीसा सरकार ने 2016 में शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप देखें तो ये उड़ीसा में है, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पर जो है ना CFR को पहली बार मान्यता दी गई थी उड़ीसा में। और ये छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जो कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है वहाँ के लोगों को CFR का राइट दिया है। तो एक इम्पोर्टेंट है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकता है। जब भी हम एक पुनर्वास की बात करेंगे या फिर आदिवासियों के अधिकारों की बात करेंगे या उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसमें आप कर सकते, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक अगला है तीस्ता रिवर। कई बार आप देखते होंगे कि कई नदियों के उद्गम स्थल या उनके बारे में अन्य जानकारी पूछी जाती है। तो किसी ने मुझसे कहा था कि तीस्ता रिवर के बारे में मैं कुछ बताऊं, तो तीस्ता रिवर के बारे में देखिए, ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसका लेंथ है 414 किलोमीटर। तीस्ता की लंबाई अगर देखें 414 किलोमीटर लंबाई है। राइजेज फ्रॉम पौनहरी माउंटेन ईस्टर्न हिमालय का एक पार्ट है। पौनहरी माउंटेन वहीं से ये जो है ना निकलती है। फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरती है और फिर बांग्लादेश और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है तीस्ता। तो मुख्यतः आपको याद रखना है कि कहाँ इसका ओरिजिन है। और इट ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा रिवर की ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं पूछेगा किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको याद रखना होगा कि ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, हिमालय से निकलती है। हिमालय में पौनहरी माउंटेन है, वहाँ से ये निकलती है तीस्ता रिवर। तो ये आप याद रखेंगे। अभी आप देखिए इंडिया और अरब के बीच जो है ना नुपुर शर्मा के वक्तव्य को लेकर के जो तनातनी या विवाद हुआ है, तो उसी संदर्भ में आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। अक्सर अरब पश्चिमी जगत से इंडिया का जो है रिलेशन पूछा जाता रहा है, लेकिन अब तो और इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपको नज़र जो है जमाए रखना है। कोई भी सूचना आती है या कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, इंडिया और अरब कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है, अलग अलग कंट्री या पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया की बात करें तो आपको तो नज़र रखना होगा। जब भी कोई खबर आती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगज़ीन में, तो आप उसको एक अलग नोट अलग टॉपिक करके उसको अपडेट करते रहें। भारत और अरब देशों के बीच 189 अरब डॉलर का कारोबार होता है, 189 अरब डॉलर। अगर दोनों अरब देश और भारत के बीच संबंध खराब होते हैं तो ये इस पे असर पड़ेगा। तो इंडिया भी समझदार है और अरब कंट्री भी समझदार है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस मसले को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। भारत का 7 खाड़ी देशों के साथ 189 अरब डॉलर का कारोबार है।
2021-22 का अगर आंकड़ा है देखें, और जो 7 खाड़ी देश है जिसको हम जीसीसी कहते हैं, गल्फ कंट्री कोऑपरेशन, तो उसमें 7 देश है। 7 देश कौन कौन से? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि गल्फ जो कंट्री कोऑपरेशन है जीसीसी, उसमें कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं, है ना। और भारत के कुल कारोबार में अगर देखिए तो 18.3% की जो है तो भागीदारी है, हिस्सेदारी है कुल कारोबार में इन देशों की, तो बहुत बड़ी बात है। 5 अरब देशों में रहने वाले भारतीय जो रकम देश में भेजते हैं वह कुल प्रवासी नागरिकों से मिलने वाली रकम का 54% हिस्सा है। यानी रेमिटेंस जो आता है काफ़ी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गल्फ़ के देश हैं उनसे रिश्ते जो है ना, दोनों की मजबूरी है उनकी तो मजबूरी है, इंडिया की मजबूरी है कि उनसे संबंध अच्छे रखें जाए। और बीते कुछ सालों में यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब है, उनके साथ भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। और यूएई में तो एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और सांप्रदायिक सद्भाव के स्तर पर भी दोनों देशों के यानी गल्फ कंट्रीज और इंडिया के बीच संबंध अच्छे रहे। तो इन सभी जो है ना डाटा का आप यूज कर सकते हैं। और बाकी इस पूरे टॉपिक को आपको डेवलप करना होगा, अपडेट करना होगा। तो एक तो छोटा सा मेरा प्रयास है कि आप समझें, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझें। यूपीएससी या अन्य एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी एक न्यूज़ आई है, आप देखें कि वर्ल्ड बैंक जो है जो बीपीएल की परिभाषा में बदलाव किया है। नए मानक के अनुसार $2.15 प्रति दिन यानी 167 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति अत्यंत गरीब माना जाएगा, यानी बीपीएल के नीचे कहलाएगा। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा बदल गई है। $2.15 पर डे, इसको कहीं आप नोट कर लीजिए। कई जगह कई आंसर में इसको आप कोट कर सकते हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड अगर आंसर लिखना हो, गरीबी से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड, ठीक है, या भारत की आर्थिक समस्याओं से संबंधित अगर आपको आंसर लिखने हो तो ये डाटा काम का है। यानी $2.15 प्रति दिन यानी 167 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति है वो गरीब माना जाएगा, यानी बीपीएल के नीचे माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार आप देखिए अभी तक जो अभी वर्ल्ड बैंक क्या मानता रहा है, तो ये मानता रहा है $1.9 यानी 147 रुपये रोज़ाना कमाने वाले को गरीब माना जाता रहा है। तो अभी जो है आपको अब तक $1.9 पर डे था यानी 147 रुपये। अब वो बढ़ करके कितना हो गया? अगर डॉलर की बात करें तो $2.15 पर डे हो गया है। और अगर रुपये में बात करें तो 147 रुपये से लेकर के बढ़ करके कितना हो गया? 167 हो गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डाटा मुझे लगा बता देना है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसको कोट करके आप आंसर लिख सकते हैं। इसी से संबंधित एक और तथ्य है। 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में अगर बीपीएल में 12.3% की कमी आई है। ठीक है, बीपीएल की स्थिति में आपको 2011 और 2019 पॉवर्टी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये डाटा आपको काफ़ी मदद करने वाला है।
देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड या आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट आंसर लिखें, तो अपना ओपिनियन कैसे आप बना सकते हैं? अपना ओपिनियन आप डाटा के आधार पे बना सकते हैं, किसी रिपोर्ट के आधार पे बना सकते हैं। ऐसे तो ओपिनियन बनता है नहीं। तो 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में 12.3% की कमी आई है बीपीएल की स्थिति में, और इसकी वजह ग्रामीण गरीबी में गिरावट है, यानी गाँवों में गरीबी घटी है, यानी वहाँ आमदनी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप में तेज़ी से गिरावट के साथ वहाँ अत्यंत गरीबों की संख्या वर्ष 2019 में आधी घटकर 10.2% हो गई है, जबकि 2011 में यह गरीब कितने थे? 22.5% थे। तो ये भी डाटा है, इसको आप वर्ष के अनुसार अगर तुलना करना है कि 2011 और 2019 तो आप कर सकते हैं। और हम लोग देख ही चुके हैं बीपीएल के लिए विश्व बैंक का आधार क्या है? $1.9 पर डे था, जो अब बढ़ कर के हो गया 2.15। लेकिन ये जो डाटा लिया गया है, वो डाटा, इस डाटा के लिए किसको आधार बनाया गया है? जो वर्ल्ड बैंक का जो परिभाषा था बीपीएल का $1.9 पर डे या ₹147 पर डे, उसको आधार बनाया गया है। तो आगे देखते हैं, ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेंस देने जा रहे हैं तो बिहार की इंडस्ट्री, बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित जो अगर प्रश्न आता है तो इसमें आप इसको दे सकते हैं। अभी जो है ना, इन्वेस्टर्स मीट सह बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा। इन्वेस्टर्स मीट सह बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022। इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास है कि बिहार को निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योग में, यानी चमड़ा उद्योग में बेहतर अवसरों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके, यानी यहाँ पे बेहतर अवसर क्रिएट किया जा सके। जो इन्वेस्टर हैं, जो बिहार में इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बिहार को इस क्षेत्र में के घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना, कपड़ा एवं चमड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए कई प्रकार का प्रोत्साहन देना है। यानी जो इन्वेस्टर्स मीट सह बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 है, उसकी ये विशेषता है। साथ ही कपड़ा एवं चमड़ा क्षेत्र के लिए अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, फाइबर से लेकर फैशन तक पूरी वैल्यू चेन बनाना, खादी, रेशम, हथकरघा, पावरलूम आदि के उत्पादन के बाद उसका मूल्यवर्धन करना है। तो ये बीपीएससी के लिए आप बीपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आप मेंस वगैरह देते हैं तो वहाँ पे बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, या फिर बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, या इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस और उसको दूर करने से संबंधित प्रश्न आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको वहाँ ज़रूर डालना चाहिए। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसे ही करके एक दो नंबर बढ़ते हैं। तो एक अभी जो है ना खबर आई है कि थाईलैंड में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और मैं बता दूं कि गांजा को इंग्लिश में मैरिजुआना कहते हैं। तो थाईलैंड में गांजा रखना और उसकी खेती करना वैध करार दे दिया गया है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे पब्लिक प्लेसेज पे अभी भी गांजा का लोग सेवन नहीं करेंगे, लेकिन ये खेती करना वैध हो गया है। और गांजा का जो इंग्लिश में नाम है मैरिजुआना है। और थाईलैंड एशिया का पहला देश है जहाँ पे इसकी खेती, गांजा की खेती को जो है ना वैध किया गया है, ठीक है।
हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो चिकित्सा में उपयोग के लिए गांजा को बढ़ावा दे रही है। तो एक थाईलैंड आप कह सकते हैं लीगल करने वाला एशिया का पहला देश है जहाँ पे मैरिजुआना को वैध कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। मैरिजुआना को ही हम देहात में, गाँव में गांजा के नाम से जानते हैं, हिंदी में गांजा के नाम